बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हलचल जोरों पर है और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल से श्रीनगर के 2 रोजा दौरे पर होंगे। दोनों पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ये 2 रोजा दौरा कल से शुरू हो रहा है। पार्टी की आला क़यादत मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करके इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करेगी। असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जफर इकबाल मनहास पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। मनहास के कांग्रेस या एनसी में शामिल होने की कयास आराइयां की जा रही हैं। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात में जफर इकबाल मनहास ने अपनी पार्टी की टिकट पर अनंतनाग राजौरी सीट से इलेक्शन लड़ा था। पहली बात यह है कि ये सही आपने सुना है और मैंने तकरीर में भी कहा कि आज मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैरबाद कहा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे जो वर्कर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी। खुद मेरा अपना भी ये ऐसे कुछ हालात थे कि मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सच है, मैंने अपनी पार्टी से आज दूरी इख्तियार की है और ये भी सच है कि अभी मैंने कोई भी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की है। मैं अगले 1-2 दिन में फ़ैसला करूँगा कि क्या मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्या मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूँगा, क्या फ़ैसला करूँगा। ये मेरे वर्कर जो हैं, जो मेरे साथी हैं, ये इनको तय करना है। जम्मू में बीजेपी की मीटिंग खत्म हो गई है और बीजेपी के इस अहम इजलास में पार्टी के मंशूर पर गौर किया गया। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मंशूर का मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसे अगले चंद दिनों में जारी किया जा सकता है। मीटिंग से पहले न्यूज़ 18 से खसूसी बातचीत में बीजेपी के मंशूर कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि हमने अपने मंशूर में अवाम की तमाम तजावीज़ को लिया और असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी के मंशूर कमेटी की मीटिंग जम्मू में हो रही है। आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की वापस मीटिंग है और उसके अध्यक्ष जो है हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जो जिस तरह से आपने सजेशंस ली हैं सबसे, उस पर जाहिर सी बात से चर्चा हुई होगी। क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहने वाला है और कब तक ये आने वाला है मैनिफेस्टो बीजेपी का? देखिए, मैनिफेस्टो की 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। कल हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो इलेक्शन इंचार्ज हैं जी कृष्णा रेड्डी जी, वो भी थे। हमारे महामंत्री तरुण चुग जी भी थे। तो उनकी प्रेजेंस में इसमें काफ़ी जो रफ ड्राफ्ट बने हैं उस पर चर्चा हुई। कुछ सजेशंस आई हैं, उसके लिए हम फिर जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी है उसकी आज मीटिंग थी, 2-3 घंटे मीटिंग चली है। उसको हम और चीज़ें उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी मैनिफेस्टो आ जाएगा। सर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया है उसको काउंटर करने के लिए आर्टिकल 370 की बात की गई है, प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की है, उसको काउंटर करने के लिए भी आपकी मैनिफेस्टो में कुछ हो सकता है? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर के प्रति उसका विजन है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो और प्रजा परिषद का जो स्लोगन है, एक विधान एक प्रधान एक निशान, और जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, उसमें कोई भी खलल डालेगा या कोई प्रकार की कोशिश करेगा उसको जो है बीजेपी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो 370 वापस लाने की बात की जा रही है, 35A की वापस की जा रही है, ये जम्मू कश्मीर के लोग भी समझते हैं। ये सिर्फ लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। और वो जो पुराना एजेंडा है जिसके कारण यहाँ पर जो है लगाववाद और जिहादी उग्रवाद के रहते 50,000 लाशें गिरी हैं, उनको रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। और यही एजेंडा लेके जो गए थे उमर अब्दुल्ला और बाकी, वो हारे हैं। जो राजकुमार हैं तो अब्दुल्ला फैमिली के, वो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। तो इसलिए उसको कोई मानेगा नहीं। और दूसरी बात है कि ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जो कहते हैं हम चीन की मदद से लाएंगे। और ये लाएंगे कैसे लाएंगे? 2 इनके एमपीज हैं। क्या स्टेट असेंबली में क्या आज़ादी जो है एक इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या ये? अच्छा सर, इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि पीडीपी या एनसी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती हैं, प्री पोल अलायंस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो तो अपने तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लोग गुपकार के वक्त भी जो है साथ आए थे और उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने किया, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और जो हालत हुई है,
दो पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला, हारे हैं। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, जो मर्जी करें, लेकिन ये हारने वाले हैं क्योंकि लोगों ने इनको लोकसभा में भी रिजेक्ट किया है, आगे भी रिजेक्ट करेंगे। तो लोकसभा में भी दो फॉर्मर जो सीएम हैं उनको रिजेक्ट किया है और विधानसभा चुनाव में भी इनको रिजेक्ट किया जाएगा लोगों की तरफ से, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का। और जो ड्राफ्ट है बीजेपी मैनिफेस्टो का वो अब तैयार हो चुका है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जिन्होंने इंतखाबात में धांधली की और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की हिमायत की। उसने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को भी निशाना बनाया। सीनियर बीजेपी नेता प्रिया सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हालात खराब हुए हैं, आतंकवाद ज़्यादा फैला है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब जो है सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि वो पहले भी बड़ी बार ऐसे बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मोदी 10 जन्म भी ले ले तो भी यहाँ से 370 हटेगा नहीं, और मोदी जी ने वन पेन स्टोक के ऊपर 5 साल पहले 370 को हटाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी जो नीचे की ज़मीन जो है जिसको खो दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आज 370 हटा भी, आपने देखा किस तरह से डेवलपमेंट हुई, किस तरह से जहाँ ये लोग ये कहते थे कि एक भी तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, आज आपने कल देखा स्कूली बच्चे हों, एनजीओज़ हों, आम व्यक्ति हो जम्मू कश्मीर का, उसने तिरंगा अपने हाथ में बड़े स्वाभिमान से लिया और बड़ी डिग्निटी के साथ जो है उस तिरंगे को, उसकी शान को जो उसके फहराया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फारूक साहब अपने किए हुए जो उनके कार्य हैं, जो उनको लगता है कि हमने 70 साल तक जो आतंकवाद इन्होंने रचवाया पाकिस्तान के कहने पर, आज कहीं ना कहीं लोगों में ये एक्सेप्टेंस है कि आने वाले समय के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है, तो हमें नए चेहरे जो है, नई पार्टी जो है इस तरह से उभार के लेकर आनी है। इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने भी ये ट्वीट किया है कि जिस तरह से 15 अगस्त को सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्रेटरीट में बुलाया गया और ऐसे में ये कहना कि इनको कोई इनपुट नहीं था कि यहाँ पे इलेक्शंस जो है अनाउंस होने वाले हैं, ये भी कुछ सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि उमर साहब को शायद भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शंस आपको सितंबर से पहले करने हैं, और या तो ये जुडिशल को मानते नहीं है या फिर इस तरह से बात करना एक प्रक्रिया है। एडमिनिस्ट्रेशन को कब बुलाना क्या नहीं बुलाना वो हेड बुला सकता है कभी भी, उसको इलेक्शन के साथ जोड़ना और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करनी मुझे बहुत गंभीरता का विचार नहीं लगता उनका। अपनी ज़मीनें खोते जा रहे हैं, इनको अपना वो रिगिंग वाला याद होना चाहिए जब इन्होंने एक समय पर यहाँ पे इलेक्शंस को रिग करवाया था और सारी सीटों पे ये खुद बैठ गए हुए थे। और मुझे लगता है अब लोगों ने इस समय 2024 में उनको मुंह तोड़ जवाब जो है एनसी को मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आतंकवाद रचवाया और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पे विकास हुआ है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में साबिक वजीर अब्दुल हक खान की रिहाइशगाह का दौरा किया। उन्होंने अब्दुल हक खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। एडवोकेट अब्दुल हक खान दोबारा पीडीपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और सीनियर हमीद चौधरी ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया और इस दौरे के दौरान पीडीपी के कारकुनान भी साबिक लीडर के घर पर मौजूद रहे। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और बहुत उनका हमारा घरेलू रिश्ता भी रहा है और उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको देखने आई और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने एक पार्टी कभी नहीं छोड़ी थी, मगर कुछ हालात ही ऐसे जम्मू कश्मीर में रहे जिसकी वजह से खामोश हो गए थे। तो आज इंशाल्लाह वो सेहतयाबी हो गए हैं और फिर से पार्टी में वो एक्टिव जो है तरीके से अपना काम करेंगे, फ़र्ज निभाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया और जिला अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों में पहले मरहले में 18 सितंबर 2024 को पोलिंग हो रही है। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनंतनाग ईस्ट एंड वेस्ट के रिटर्निंग अफसरान डॉक्टर सईद फ़हीम और ज़हीर अब्बास ने कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए ज़िले में ज़ाब्ते इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है।
जो है 92 लोकेशंस में जो 25 पोलिंग स्टेशंस हैं वो अर्बन एरिया में आते हैं और 121 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो रूरल एरिया में आते हैं। अगर हम माइग्रेंट वोटर्स के हवाले से बात करें तो ऑनरेबल कमीशन ने भी माइग्रेंट वोटर्स को एक सुविधा फराहम की है। तो हमारे 4600 के करीब जो है माइग्रेंट वोटर्स रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और 27 अगस्त शाम 3 बजे जो है दोपहर 3 बजे जो है वो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशंस रहेगा और स्क्रूटनी 28 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनको हम कहते हैं नामांकन वापस लेने की तारीख वो 30 अगस्त शाम दोपहर 3 बजे तक रहेगी। हमारे वोटर्स जो हैं वो 1,09,02 हैं, जिसमें मेल 50,656 हैं एंड फीमेल 50,246 है। हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन 127 हैं जिनकी पोलिंग लोकेशन 84 है। हमारे पोलिंग स्टेशन की EMF वगैरह फैसिलिटीज़ हमने इंश्योर की हुई है, दैट इज़ इंटैक्ट। और विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शंस, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एसिडिटी। कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध में IGMC से सचिवालय तक पैदल मार्च निकालेंगे डॉक्टर्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपेगा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। शिमला में MLA क्रॉसिंग के समीप हुआ बड़ा भूस्खलन। MLA क्रॉसिंग के पास बालूगंज समरहिल जाने वाली सड़क पूरी तरह बाधित। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती आज छोटा शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम। कोलकाता में RG कर अस्पताल पर हुए हमले मामले में अब तक 37 उपद्रवी गिरफ्तार। CCTV की मदद से फरार आरोपियों की तलाश जारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर सिर्फ 4.9 थी। जलजले से फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अचानक एक जोरदार जलजले के झटके ने लोगों में खौफ हिरास फैला दिया। श्रीनगर, बारामूला और पुंछ में जलजले के झटके महसूस किए गए। पुंछ में भी बारिश हो रही है। जलजला महसूस होते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। आपको बता दें कि ज़मीन के अंदर कई तरह की प्लेटें होती हैं। ज़मीन के अंदर 7 प्लेटें मौजूद होती हैं। ये प्लेटें ज़मीन के नीचे मुसलसल हरकत में रहती है। जब ज़मीन के अंदर की 2 प्लेटें कुदरती तौर पर एक दूसरे से दूर हो जाती हैं या फिर अपनी मखसूस जगह से हिल जाती है तो ये प्लेटें अपनी जगह पर वापस आने की कोशिश करती हैं और जब इस कोशिश के दौरान 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं या हरकत करती हैं तो जलजला पैदा होता है। इन प्लेटों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि आज सुबह जो है जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जो बारामूला है, जो कहा जा रहा है कि बारामूला ही एपीसेंटर था। तो इस पूरे सिलसिले में बात करने के लिए हम यहाँ के एक मकामी बाशिंदे मोहम्मद शफी भट्ट साहब से बात करेंगे। तो इनको कहेंगे हम कि कितना खौफ हिरास पाया गया आज सुबह जब जलजले के बाद। शिफ साहब, चूँकि आप बारामूला के रहने वाले हैं और बारामूला ही इसका एपीसेंटर बताया जा रहा है, कि क्या हालात रहे जब जलजला आया? देखिए, ये एक अचानक से जलजला हुआ और इसकी शिद्दत बहुत तेज़ थी। ऐसा लगा कि जैसे कि ज़मीन ही खिसक रही है और क़यामत लग रही थी। तो लोगों को खौफ हिरास से ये पता ही नहीं चला कि हम क्या करें, कहाँ से निकलें। बच्चे बड़े परेशान, बुज़ुर्ग बड़े परेशान। अभी लोग अक्सर बिस्तरों में ही पड़े हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि वो कपड़े पहनकर बाहर आते। इतना शदीद, उसके बाद आफ्टर शॉक भी बहुत ही शदीद। तो लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान हुआ है। बारामूला टाउन में हुआ है, रफियाबाद में हुआ है, बिमियार जो बोनियार साइड में उसमें हुआ है। शिगाफ पड़े हुए हैं, मकानों में शिगाफ पड़े हुए हैं, शीशे टूटे हैं, जो रास्ते हैं ज़मीन में शिगाफ पड़े हुए हैं। तो बड़ा शदीद ये आयशा जलजला था। और हम जो है सिस्मिक जोन 5 में रह रहे हैं, तो रेड जोन में हम आ रहे हैं। बारामूला रेड जोन में आ रहा है। तो जबकि हम रेड जोन में आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो तैयारी है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हम जो अपने जो ही कोई नया मकान बनता है, ना हम शॉक एब्जॉर्बर्स लगाते हैं, ना हम उसका कोई ध्यान रखते हैं। या शिव साहब, एक बात मैं कहना चाहूँ, क्योंकि 2005 में जलजला हुआ, काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ उसमें। आप समझते हैं कि हमने कुछ सबक सीखा है, सरकार ने कुछ सबक सीखा है, लोगों ने कुछ सबक सीखा है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों ने या सरकार ने कोई सबक सीखा है। 2005 का जो जल्जला वो मुजफ्फराबाद से हुआ था, आज क्योंकि एपी सेंटर इसका बारामूला ही था। बारामूला में कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, लोगों ने कितना इसका फिर सोचा होता, लोगों ने इसके लिए कितनी तैयारी करनी होती, यह हमें जापान वालों से सीखना चाहिए। उनकी जो बिल्डिंगें होती है बड़ी शॉक एब्जॉर्बर्स होती है। हमें क्या करना है, जो ही हम मकान बनाते हैं उसमें सरियाँ लगानी है सिर्फ दीवारों में, जिससे हमारा जो मकान उसमें क्रैक्स नहीं आते और हमें नुकसान से हम बच जाते। लेकिन हमने उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं लिया है, जिस वजह से ये जो सारा नुकसान हो रहा है। एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, 2005 के बाद सरकार ने कहा था कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगी आज के बाद उसको इंजीनियर्स जो हैं, माहिरीन जो है, उनकी निगरानी में बनाया जाना चाहिए ताकि जल्जलों में कम से कम जानी नुकसान हो। आप समझते हैं कि इस पर अमल किया गया, इस हुक्मनामे पर? नहीं, बड़े हल्के में ले लिया गया, बड़े हल्के में ले लिया गया। अगर हल्के में नहीं लेते तो हमारी जो प्रिपरेशन होती, तब मैंने जो आपसे कहा था कि हम शॉक एब्जॉर्बर भी लगाते, सरिया लगाते, तो इंजीनियर्स मैंने आज तक नहीं देखे। हमने भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होती हुई देखी है, हमने कहीं पर नहीं देखा कि कोई इंजीनियर वहाँ आया और उसने मौके का जायज़ा लिया कि इसमें प्रिपरेशन है, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में हम आ रहे हैं, तो हमें हमारी प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि अगर कोई नहीं कर रहा है उस तरीके से तो उसको कराना चाहिए था। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई इंजीनियर नहीं देखा, कोई डिपार्टमेंट नहीं देखा जो इस चीज़ को फॉलो करता और लोगों को इस पर मजबूर करता कि वो शॉक एब्जॉर्बर्स अपने मकानों में लगा देते। ऐसा हमें कुछ देखने में नहीं मिला है, ना हमने कोई सबक सीखा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह न करे अगर इससे बड़ा झटका यहाँ आएगा तो बड़ी तबाही हो जाएगी। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि इनका भी यही कहना था कि क्योंकि 2005 में भी ज़लज़ला हुआ, हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा, काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था तब। लेकिन जो इस आज सुबह का ज़लज़ला था, ये एपिसेंटर था बारामूला में ही कहीं, और हमें भी इस बारे में एहतियात करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए जब भी हम अपने नए घरों को तामीर करें, और ये माहिरीन की निगरानी में ही बनाने चाहिए ताकि इन ज़लज़लों की जो है शिद्दत जो है, इससे जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। मुक़द्दस छड़ी यात्रा श्री बुधा अमरनाथ से श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ वापसी के साथ ही श्री बुधा अमरनाथ यात्रा पुंछ में मुकम्मल हो गई। भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की शक्ल में चांदी की मुक़द्दस छड़ी श्री बुधा अमरनाथ मंदिर से राजगुरु 1008 स्वामी विश्वतानंद सरस्वती महाराज की क़यादत में पुंछ नगर में श्री दशनामी अखाड़ा पहुंची, जो 1 माह से जारी थी। आज सुबह सवेरे खसूसी पूजा के बाद श्री बुधा अमरनाथ मंदिर से मुक़द्दस छड़ी को पुंछ रवाना किया गया, जिसके बाद छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा मंदिर के बाहर पहुंची, जहां पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर के बाद छड़ी की आरती के साथ साथ छड़ी मुबारक को दशनामी अखाड़ा मंदिर में नस्ब किया गया। इस मौके पर श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में इख्तितामी तकरीब एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और स्वामी सरस्वती महाराज का आशीर्वाद भी सुना। इस मौके पर स्वामी जी ने यात्रा में ताउन करने वालों को एजाज से नवाजा। जैसे कि पहले परंपरा प्राचीन चली आ रही थी, उसी के अनुसार छड़ी यात्रा जहाँ से प्रदोष को बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए रवाना हुई। बहुत अच्छे ढंग से लोग भक्तों ने बड़ा आनंद से यात्रा की। वहाँ पर 3 दिन स्थापित की गई। बूढ़ा अमरनाथ जी शिवलिंग के ऊपर पहले की परंपरा है, वहीं पे पूजन होता रहा। बाद में कल रक्षाबंधन के दिन बड़े उत्साह के साथ वहाँ पर लोगों ने दर्शन किए, यज्ञ भंडारा हुआ, ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद आज वापस दशनामी श्री दशनामी अखाड़ा में छड़ी स्थापित की गई है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो, मंगल हो, सबके अंदर द्वेष समाप्त हो, आपसी भाईचारा हो, एकता हो, देश विदेश के अंदर भी शांति बहाल हो। भगवान शिव से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। पवित्र छड़ी यात्रा दोबारा जो कि बूढ़ा अमरनाथ जी से श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर पुंछ में लाएगी, क्योंकि एक पुंछ की एक रिवायत है कि जो कि एक पवित्र छड़ी यात्रा रक्षाबंधन से 2 दिन पहले स्वामी जी महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ से बूढ़ा अमरनाथ जी को प्रस्थान करती है। उसके बाद जो कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम जब समाप्त होता है, उसके बाद जो कि पवित्र छड़ी यात्रा दोबारा दशनामी अखाड़ा मंदिर पुंछ में लाके स्थापित की जाती है। आज के इस दिन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर
ऑफिसर्स थे यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी जी महाराज द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। तो मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे शाना बिशाना जो कि कंधे से कंधा मिला के इस पवित्र छड़ी यात्रा और इस बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को कामयाब कर। डॉक्टर खालिद अब्बास ने जिला अस्पताल शोपियां में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ओहदा संभाल लिया, जिस पर कस्बे के कई सरकर्दा शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि डॉक्टर खालिद अब्बास के आने से अस्पताल की खिदमत में बेहतरी की तवक्का है। अवाम ने इस मौके पर यह भी मुतालबा किया कि जिला अस्पताल शोपियां की तोसी की जाए, क्योंकि मौजूदा अस्पताल सिर्फ 100 मरीजों के लिए मौजू है, जबकि यहाँ शोपियां और इसके मजाफात से मरीज बड़ी तादाद में आते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल की तोसी से न सिर्फ मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेगी। मैं डॉक्टर आबिद रशीद साहब को, जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का है, हम उसके बहुत के शुक्रगुजार हैं, खासकर शोपियां डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने ये देखकर कि शोपियां की हमदर्दी देखकर उनने देखा कि फिर ये डॉक्टर साहब यहाँ पे होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे होना चाहिए। और मैं डी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, डायरेक्टर हेल्थ का भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं पूरे मतलब जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं सबका शुक्रगुजार, खासकर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का। अगर प्रॉब्लम स्टाफ की प्रॉब्लम है तो लिखना चाहिए था डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट है यहाँ हर कोई चीज़, मतलब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो हमारी है ना, मरकजी गवर्नमेंट, उनने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। इंस्ट्रूमेंट्स इतने हैं कि मतलब पूछो मत। सफाई मुलाजमीन की अदम दस्तियाबी की वजह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोगडाउन को अस्पताल में सफाई सुथराई और हिजान सेहत को बरकरार रखने में काफ़ी मसाइल का सामना है। डॉक्टर और अमला अस्पताल हता की बैतुल खुला की सफाई भी खुद करते हैं। न्यूज़ 18 ने बोगडाउन पहुंचकर सूरत हाल के बारे में डॉक्टरों और मरीजों से जानकारी हासिल की। लोगों के मुताबिक इस दूर दराज इलाके में सरकार की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अस्पताल में उन्हें कोई सहूलत मैसर नहीं है। सफाई सुथराई के लिए कोई मुलाजिम अस्पताल में मौजूद नहीं है। कोई झाड़ू मारने वाला सुपर तो ही नहीं। मार्च अप्रैल से यही बेचारा मेडिकल वाला सब लगा रहा है बारी में, इसमें बिल्कुल सफाई करने वाला नहीं है मार्च अप्रैल से। बाकी डॉक्टर नर्स सब ठीक है। सफाई के बारे में टुक से ज्यादातर 0% है मुद्दों में बिल्कुल बंद है। कभी इसका अभी था मार्च से बंद है, मार्च अप्रैल से बिल्कुल सफाई के पीछे तो लॉकडाउन में 0%। इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप मेरे पीछे देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे खोला हुआ है, स्टिल यहाँ पे एक स्वीपर नहीं है जो कि सफाई कर सके। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है और इस चीज के लिए गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसी के साथ साथ बने रहिए बोगडांग से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। न्यूज अपडेटेड 4 के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।